जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल वृक्ष ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग जो है पीएससी प्री के लिए अपना भारतीय इतिहास चालू करने वाले हैं, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और बहुत ही धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ भी भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आए अगर एग्ज़ाम में तो आप उसे छोड़े ना, सभी बने आपसे। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास। बहुत ही बृहद चर्चा करेंगे, आज पहला क्लास है इसके में, ठीक है, भारतीय इतिहास से संबंधित। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को ना जानकर पहले हम जान लेते हैं इतिहास को, कि इतिहास है क्या। ठीक, इतिहास आप बेसिकली सुने होंगे कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास। सही भी है, लेकिन ये सही नहीं है एक हिसाब से, परिभाषा में। कैसे? बीती हुई बातों का क्रमबद्ध बोलना होगा आपको, तभी सही होगा। बीती हुई बातों का कैसा अध्ययन करना? क्रमबद्ध। ये शब्द जो दिया है क्रमबद्ध, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आप समझिए। अगर मैं आपको बोलूं आके, ठीक है, कि अशोक पढ़िए, पहला क्लास है, क्या बोलूं मैं? अशोक पढ़िए, और अशोक मैं पढ़ाना चालू कर दिया, आपको समझ आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो क्रम में नहीं पढ़े आप। अशोक के बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा, कहाँ से आए, कैसे आए, उससे पहले कौन थे। तो इसीलिए ये शब्द का वेटेज है भाई, कि बीती हुई बातों का क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध बोलना अनिवार्य है। क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास अतीत में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ध्यान से समझिए, एक ही परिभाषा जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे, डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक में आएंगे। इतिहास के जनक कौन है? दूसरा क्वेश्चन ये कि भाई इसके जनक कौन है? जनक का नाम है हेरोडोटस, सब सुने होंगे। जो इतिहास के जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। शब्द है डोटस, ये यूनानी, ठीक है। इसका एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका है क्या? क्या है ये हिस्टोरिका, ये भी समझो। इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है भाई, ध्यान से समझिए। भारत और फारस के संबंधों का वर्णन कौन से बुक में? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किनकी कृति? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन? इतिहास के जनक। इतिहास क्या? तो बीती हुई बातों का क्रमबद्ध या घटित घटनाओं का, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे, भारतीय इतिहास में हमको पढ़ना क्या है। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन है, जो हेरोडोटस के पुस्तक का नाम है। एकदम ध्यान से समझना है आपको। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, बड़ा वेटेज है इसका सब्जेक्ट का, ठीक है। मेंस में भी आपको पढ़ना है, प्री में भी पढ़ना है, व्यापम में भी पढ़ना रहता है, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये तो हो गया परिभाषा और जनक के बारे में। आइए जानते हैं कि हमको भारतीय इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। तो आपको पता है भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा है, विभाजित है। हम 3 अलग अलग सेक्शन में बांट कर इसको पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो वो कौन कौन सा है, आइए देखते हैं। तो आपको भी पता है, एक है प्राचीन भारत का इतिहास, एक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। सब जानते हैं 3 भागों में बटा है भारतीय इतिहास। पहला क्या है? प्राचीन भारत। पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। फिर क्या है? मध्यकालीन, मिडाइवल, मध्यकालीन भारत। और तीसरा और महत्वपूर्ण है आपका
मॉडर्न यानी आधुनिक, आधुनिक भारत। ये तीनों अपने आप में अलग अलग बुक है, समझो बुक अलग अलग लेके पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग से अध्ययन करना, अलग अलग से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। एक साथ पढ़ोगे तो एकदम घोच पोच हो जाता है। इतिहास को समझने का है, रटने का नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास मतलब मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हमको ये तीन पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है ये जानना है, मध्यकालीन में क्या पढ़ना है ये जानना है, और आधुनिक में। तो जानने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें आपको ज़्यादातर हिंदू शासक मिलेंगे, ज़्यादातर नहीं, पूरा पूरा हिंदू शासक ही मिलेंगे। अगर अपन आते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास में तो हमको पूरा मुस्लिम मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ये सब मिलेगा। वहीं आधुनिक में आएंगे तो राष्ट्रवादी आंदोलन और मिशनरीज, अंग्रेज मिलेंगे। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समझना है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही है इतिहास। हमको पढ़ना क्या है, पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले तो इतिहास को जानने का स्रोत पता होना चाहिए। स्रोत यानी सोर्स क्या क्या है। क्योंकि हमको पहले पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, तो हम इसको जानते हैं। इसको जानने के क्या क्या स्रोत है प्राचीन भारत का। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए प्राचीन भारत में है क्या, क्या पढ़ते क्या हैं हम लोग। तो प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं आपका पाषाण काल से लेकर अंतिम जैसे गुप्तोत्तर काल तक, गुप्तोत्तर काल हमको पढ़ना है। पाषाण काल से लेकर क्या पढ़ना है हमको, गुप्तोत्तर काल। मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, अरबों के आक्रमण से लगाकर, अरबों का आक्रमण, ठीक है, अरबों के आक्रमण से हम पढ़ेंगे पूरा इसमें मुगल काल तक। मुगल काल ऐसा नहीं है कि केवल मध्यकालीन में है। आप इसको एग्जैक्ट ऐसे अच्छे से बांटना चाहो तो बांट ही नहीं पाओगे, क्योंकि मराठा भी मध्यकाल का हिस्सा हो जाता है, कभी कभी उत्तर मुगल काल आधुनिक का हिस्सा हो जाता है। लेकिन आपको मेनली समझना है मुगल काल तक। इसी बीच में दिल्ली सल्तनत वगैरह, सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य, सब इसी के भीतर में है मध्यकालीन भारत के इतिहास। और आधुनिक भारत को अपन कई चरणों में बांट सकते हैं। कई मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन, कांग्रेस, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं। तो इसमें उत्तरवर्ती मुगल से लगाकर ये जो है भारतीय स्वतंत्रता तक हमको मेन देखना है, भारतीय स्वतंत्रता तक। ठीक है, बुक में देखोगे तो कुछ आगे ऊपर नीचे मिलेगा, 1965 तक का भी मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको ऊपर नीचे, लेकिन आपको एक ढांचा पता होना चाहिए आपके पास कि प्राचीन भारत में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली, मध्यकालीन में पढ़ना क्या है हमको, और आधुनिक भारत में हमको पढ़ना क्या है। तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास कि भाई ये पढ़ना है। हम चालू करेंगे आज प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्स, कैसे हम प्राचीन भारत को जाने, कौन कौन शासक थे, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत पर, और भारतीय इतिहास के पहले जो सेक्शन है उस पर थोड़ा सा वृहद चर्चा करेंगे आज। तो ये तो बेसिक हुआ, ठीक है, कि आधुनिक तक हमको पढ़ना है, और भारतीय स्वतंत्रता के बाद के कुछ दौर भी, रियासतों का विलीनीकरण, उसके बाद का की स्थिति परिस्थिति आपको पढ़ना है आधुनिक भारत में। आज हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो मेन आज का जो टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास। तो जो ये प्राचीन भारत का इतिहास है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ को चालू कर रहे हैं पढ़ने के लिए तो उसका सोर्स हमको जानना है। सोर्स यानी स्रोत, कि कैसे आया, क्या चीज़ को हम पकड़े इसमें। तो हमको ये मालूम पड़ा कि ये प्राचीन भारत है, तो कुछ ना कुछ तो सोर्स है। तो हम लोग का हेडिंग है आज प्राचीन भारत। हम पढ़ रहे हैं आज प्राचीन भारत। ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। देखिए, हम प्राचीन भारत को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा है सभी कोई जानते होंगे, पहली बार इतिहास तो नहीं पढ़ रहे होंगे आप लोग भी। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल
और इतिहास समझने का चीज़ है दोस्तों, रटने की चीज़ नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, प्राग ऐतिहासिक काल, जहाँ पे रटाने की ज़रूरत होगी मैं रटाऊंगा आप लोगों को। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक, दूसरा हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, 3 भागों में बट गया प्राचीन। देखो 3 शब्दों में लिखा है ना, प्राचीन 3 भागों में बांट दो। अब यहां पे प्राग ऐतिहासिक में क्या है, अर्थ समझो, अर्थ नहीं है तो होता क्या है ये समझो। तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसका कोई क्या उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं, आपको मैं क्या बोला कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो पढ़ोगे किसको रे भाई। तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसको कैसे जानते हैं, तो हम इसको पाषाण काल के माध्यम से जानते हैं। मतलब जिनकी जानकारी केवल पत्थरों से मिलती है, जिनकी जानकारी केवल किससे मिलती है, पत्थरों से मिलती है, वो प्रागैतिहासिक काल में आएगा। और जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखा ही नहीं है, तो पढ़ोगे क्या। हम पाषाण काल को देखेंगे। इसमें पाषाण काल भी 3 भागों में बटेगा। जब इतिहास चालू करेंगे तो यहीं से चालू करेंगे हम, पाषाण काल से। स्कूल टाइम में पढ़े भी हो आप। आद्य ऐतिहासिक काल समझिए। आइए, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, देखो, जिसका, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, इसमें नहीं था, इसमें है। लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य क्या है बोल रहा हूं मैं, उपलब्ध है। ध्यान से समझिएगा। किंतु, क्या बोला, किंतु पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक नहीं पढ़ा गया है, अभी तक नहीं पढ़ा गया है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। आप जानते हैं इनका लिपि पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मतलब भाव चित्रात्मक। हम सिंधु घाटी पढ़ेंगे तो मैं पूरा डीप में बताऊंगा आपको। अभी ये हम सोर्स देखेंगे इससे पहले तो, लेकिन प्राचीन भारत 3 भागों में मैं बांट दिया हूं। पिक्टोग्राफ, ठीक। उसके बाद समझिए इधर, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा है दोस्तों जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य क्या है, उपलब्ध है, और जिसे पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। मतलब लिखा भी है और पढ़ भी लेते हो। जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, अरण्यक, स्मृति, दर्शन, सूत्र, सब क्या है, लिखित साक्ष्य है, साहित्यिक स्रोत है, हम पढ़ पाते हैं। वही है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास यानी ऐतिहासिक काल ऐसे मान लो, जैसे आप कुछ भी लिख दो, जैसे ऋग्वैदिक काल, जैसे वैदिक काल, वैदिक काल क्या आ जाएगा, जैसे वैदिक काल, महाजनपद काल, हमको पढ़ना है प्राचीन भारत में, मौर्य काल, गुप्त काल आदि, और भी इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब जिसका लिखित साक्ष्य भी है, और जिसको हम पढ़ भी पाते हैं। जैसे मैं बोला मेगास्थनीज का एक बुक है इंडिका, आप भी जानते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का सेनापति मेगास्थनीज आया था, भारत भ्रमण किया और एक बुक लिखा। बुक का नाम क्या था, इंडिका, और इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी है। तो लिखित साक्ष्य पढ़ पाए, ऐतिहासिक काल।
कुल मिला के प्राचीन भारत के इतिहास में हमको 3 चरणों में इसको देखना है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। एकदम बेसिक और अच्छे से समझेंगे, डीप में समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग अगला क्या है आपका, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। स्रोत पहले लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद विभाजन करके पढ़ो, ठीक है। चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के क्या है, जानने के स्रोत, सोर्स, स्रोत क्या क्या है। तो देखिए इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं स्रोत को। वो 2 भाग कौन कौन सा है, एकदम बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। 2 भाग वो कौन कौन से हैं। एक है पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। क्या है, पुरातात्विक। दूसरा क्या है, साहित्यिक। ये 2 ही मेन हैं और आप लोग को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। 2 यानी 2, ज़्यादा मत समझना। प्री में लिखो, मेंस में लिखो, सब में इतना ही जानना है। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, किस चीज़ को पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल सोर्स किस चीज़ को बोलते हैं हम। तो आप देख लो इसमें जो है पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अभिलेख, खनन उत्खनन के दौरान जो भी सोर्स मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। विभाग भी सुने होंगे, पुरातत्व विभाग। अभिलेख है, वास्तुकला है। वास्तुकला में क्या है, भवन है, जैसे इसी के नीचे उतार रहा हूँ, इसी के अंदर वाली बात। भवन है, स्मारक है, मंदिर हो जाएगा, है ना भाई, चित्रकला, मूर्तिकला, सिक्के हो जाएंगे आदि। ये तमाम प्रकार के जो सोर्स हैं, जितना आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्या क्या अभिलेख हो जाएगा। वास्तुकला में भवन है, स्मारक है, मंदिर है, सिक्के हैं, चित्रकला है, मूर्तिकला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे चीज़ आपका पुरातात्विक स्रोत में आएगा। खनन उत्खनन के दौरान जो भी हमको सोर्स मिलता है, स्रोत मिलता है, उसको हम पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत देख रहे हैं हम लोग। प्राचीन भारत, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राचीन भारत, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो, देखो अभिलेख है, अभिलेख मिला, उसमें किसी वास्तुकला का उदाहरण है। वास्तुकला क्या हो सकता है, कोई एक भवन है, मान लो एक भवन है, एक परिसर है, परिसर में आप किसी का स्मारक बना दो, मूर्ति बना दो, मन किया तो मंदिर बना दिए, साइड में मंदिर बना दिए। मंदिर के अंदर जाओगे तो फोटो बना होता है, चित्रकला, वो याद रखो। और लोग उसमें क्या, मूर्ति होगा, मंदिर है तो, मंदिर है तो क्या है, मूर्ति तो होगा, नहीं तो काहे का मंदिर है। और उसमें जाकर सिक्का चटका देते हैं कई लोग। तो ये सब क्या है, सब पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख क्या है, मंदिर क्या है, मूर्तिकला क्या है, हम लोग बारी बारी सब चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम साहित्यिक स्रोत को भी तो समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में हमको। फिर उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत पे, चलो एक काम करते हैं, पुरातात्विक स्रोत को ही पहले पढ़ लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत चालू होगा तो वेद उपनिषद सब आ जाएगा। 3 भागों में हम बांटेंगे साहित्यिक स्रोत को मेनली। अभी यहाँ पास मैं ऐसे छोटा सा विभाजन कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन अभी हम साहित्यिक स्रोत को अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या क्या है देखो, एक है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ठीक। दूसरा बांट सकते हैं अपन लौकिक, लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। और तीसरा विदेशी यात्री। अब विदेशी यात्री का क्या है, यात्रा वृत्तांत आता है। अब विदेशी यात्री थोड़ा ना साहित्य है, उसके द्वारा लिखा गया बुक, पुस्तक, तभी तो साहित्यिक स्रोत होगा। इसमें हम और देखेंगे, धार्मिक को आगे बढ़ेंगे जब हम साहित्यिक पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, कुछ कुछ मेनली, ज़्यादा एकदम डीप में नहीं, क्योंकि ये हम लोग सोर्स देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का,
आगे बढ़ते हैं फिर। चल रहे हैं हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन लगाना है आपको खाली, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग प्राचीन भारत में अभिलेख कि अभिलेख है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अभिलेख, अब ये जो अभिलेख है, अभिलेख होता क्या है एक्चुअली में, अभिलेख का परिभाषा अगर बोला जाए तो है क्या अभिलेख। तो साधारण शब्दों में मैं अगर बोलूं अभिलेख को, प्राचीन भारत में जो अभिलेख थे, दीवारों में कहाँ कहाँ लिखे मिलते थे, दीवारों में, ताम्र पत्रों में, स्तंभों में, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। उत्कीर्ण यानी लिखे जाते थे, उत्कीर्ण यानी उकेरना होते हैं, उत्कीर्ण मतलब अभिलेख का परिभाषा क्या हो सकता है। अभिलेख को दीवारों में, ताम्रपत्रों में, स्तंभों में, पत्थरों पर उत्कीर्ण किया जा सकता है, उकेरा जा सकता है, ये अभिलेख है। अब अभिलेख में हम लोग को गहन अध्ययन करना है, ये नहीं कि अभिलेख बस इतने बोलने से समाप्त हो जाएगा, नहीं, अभिलेख के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। क्या देखेंगे, तो विश्व का पहला अभिलेख, विश्व का ज्ञात प्रथम अभिलेख, ठीक है, विश्व का ज्ञात प्रथम अभिलेख कौन है, बोगाजोकोई, बोगाजोकोई, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको समझिए। विश्व का प्रथम ज्ञात अभिलेख, प्रथम पहला अभिलेख कौन सा है, बोगाजोकोई। कहां से मिला, मध्य एशिया। कहां से प्राप्त हुआ, मध्य एशिया। क्या है ये, तो क्या है देखो, इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये चार देवता है, इंद्र है, मित्र है, वरुण है और आपके नासत्य है। चारों देवता का वर्णन है, इन चारों देवता का क्या है, वर्णन है, ध्यान से समझिएगा। साथ में बोगाजोकोई अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। मैं आपको बहुत डीप में बता रहा हूं भारतीय इतिहास, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद किससे, बोगाजोकोई अभिलेख से। ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में इससे मदद मिलती है। तो विश्व का पहला ज्ञात अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजोकोई नामक जगह से मिला और ये इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का वर्णन है, साथ ही साथ ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में ये सहायक है, ठीक है। इसके अलावा देखो, बात करें अगर भारत की, यहीं पे अभिलेख में हम बात करें अगर भारत की, भारत में अशोक के समय, महान सम्राट अशोक चक्रवर्ती, राजा मौर्य साम्राज्य के समय अभिलेख लिखने की परंपरा, अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई है। परंपरा प्रारंभ, एकदम ध्यान से आपको समझना है इसको। अशोक के समय लगभग, एकदम तिथि के साथ भी, लगभग 300 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, या इसको क्या बोल सकते हैं, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं प्रारंभ हुई है। ये लगभग है, क्यों लगभग है, अप्रॉक्सीमेट क्यों, क्योंकि प्राचीन भारत में ज्यादातर सन जो है लगभग ही मिलेगा, आपको एकदम नहीं मिलेगा। जहां पे एकदम कंफर्म है वहां कंफर्म बताऊंगा। अशोक के अभिलेख में आप पाओगे यूनानी, है ना, अरमेइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, इधर दोनों अलग अलग ऐसे क्यों लिखा हूं,
ये भारत में नहीं है, ये दोनों भारत में, और खरोष्टी तो पाकिस्तान में है। हम इसको अशोक पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन अशोक के जो लिपि है अभिलेख का, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमेइक, ये सब आदि अरमेइक का है, ये अरमेइक आदि लिपि में आपको अशोक का अभिलेख मिला है। अभी हम अशोक को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अभिलेख को स्टार्ट कर रहे हैं, और अभिलेख भारत में कौन लिख रहा है? पहली तो अशोक लिख रहा है। कब लिख रहा है? लगभग 300 BC में लिख रहा है। यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमेइक ये लिपि में लिख रहा है। क्या है लिपि हम समझेंगे बाद में। अभिलेख लिखने की परंपरा लेकिन अशोक के समय से चालू हुई है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। ये जो ब्राह्मी है ना, ब से ब्राह्मी, ब से बायां, बायां से दायां ब्राह्मी लिखाएगा। खरोष्टी एकदम उल्टा, इसका उल्टा, तो दायां से बायां लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाता है? दायां से बायां, उल्टा कर दो उसको। अभिलेख का भंडारण है अशोक के पास। जब अशोक पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। 14 अभिलेख, शिलालेख, बृहद शिलालेख क्या क्या है, कैसा है, सब अशोक में हम समझेंगे। अब इसके बाद आगे चल के देखोगे तो भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा जो है आगे चलती गई, और सभी जो शासक थे अपने अपने अभिलेख लिखवाएं, खुदवाएं। कुमारगुप्त का नाम है गुप्त साम्राज्य में, आप देखोगे। इसके अलावा आप अशोक के कुछ नाम ऐसे देखेंगे, देवनामप्री, गुर्जरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, पनगुड़िया अभिलेख। ये सब अभिलेख है क्या? जब हम अशोक पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभिलेख है अशोक के समय। अभिलेख की बात आ रही है तो आपके एग्जाम के लिए, वन टाइम एग्जाम, चाहे आपको मेंस में कुछ लिखना है तो आप कैसे एक साथ में 4-5 को याद कर सकते हैं, उन प्रमुख अभिलेखों को देखते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं, है ना। इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सुने होंगे ऐहोल अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति, या प्रयाग स्तंभ अभिलेख, या सुने होंगे आप लोग रुद्र दामन वाला जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। तो चलो कुछ प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं भारत में। प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख। पहला, दूसरा, ऐसे करके 2-4 ठो, चलो 6 बता देता हूं आपको। इनसे क्या होता है ना, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, इन सब जो अभिलेख अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ भी पढ़ते होंगे, देखे होंगे प्रयाग स्तंभ, यहाँ पे अभिलेख है। कॉलम बनाना चाहो तो बना लो, ये यहाँ पे अभिलेख का कॉलम हो गया। यहाँ पे मैं शासक लिख दे रहा हूँ कि ये कौन से शासक का है, दूसरा कॉलम हो गया। विवरण अनिवार्य नहीं है, 1-8 ठो में बता दूंगा, लेकिन एक कॉलम ये भी बना लो। 3 कॉलम बना लिए अपन, है ना भाई। ये 3 कॉलम बन गया। पहला प्रयाग स्तंभ, दूसरा हाथी गुफा, हाथी गुम्फा या गुफा, ऐहोल, ऐहोल अभिलेख स्तंभ, है ना। जूनागढ़ या गिरनार, गिरनार, जूनागढ़ या गिरनार। फिर उसके बाद अपन ले लेते हैं 1-8 ठो भीतरी स्तंभ, भीतर वाला, सब महत्वपूर्ण है ना भाई ये भीतरी स्तंभ। और 1-8 ले लेते हैं, जैसे कि नासिक अभिलेख ले लेते हैं, नासिक, नासिक का। तो ये 6 में महत्वपूर्ण लिख दिया। एग्जाम में खोज लेना, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये इस सब से क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। हरिसेण वाला किसकी जानकारी? समुद्रगुप्त। हाथी गुफा खारवेल, कलिंग का राजा, कहाँ का राजा? कलिंग, कलिंग यानी उड़ीसा। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस, ट्रेन में बैठो पूरी भी गए होगे। ऐहोल, पुल में होल है। पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम की द्वितीय, द्वितीय, प्रथम भी है लेकिन ये द्वितीय का है। जूनागढ़ दामन, दामन जुन्ना, रुद्र दामन, एकदम ध्यान से मजे के साथ पढ़िए। भीतरी स्तंभ, भीतर में क्या रहता है? स्कंद, स्कंद गुप्त रूप से रहता है, चुपचाप, कांदा, स्कंद गुप्त।
नासिक, बल लगाओ नाक से, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख। इसी अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में दिया है, आगे पढ़ेंगे सातवाहन वंश। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में, विजय का वर्णन, सबका नहीं लिखना है आपको, अब इतिहास पढ़ रहे हैं, पढ़ना कैसे है ये बता रहा हूं मैं आपको। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है, ना कि गुप्त साम्राज्य पूरा लिख देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ हम गुप्त में देखेंगे तो उसका हाथी गुफा खारवेल, तो कलिंग के बारे में, यानी कि कलिंग का राजा खारवेल, तो राजा खारवेल की जानकारी, दिख रहा है ना सबको? ठीक। पुलकेशिन द्वितीय महत्वपूर्ण अभिलेख, IMP एकदम ठीक है। यहाँ पे ये पुलकेशिन द्वितीय है, हर्षवर्धन को हराया है, हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय युद्ध हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। चाहे चालुक्य वंश पढ़े, चाहे हम पुष्यभूति वंश पढ़े, दोनों में देख लेंगे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन का युद्ध हुआ है, रवि कीर्ति का एहोल अभिलेख है। ये पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ है। जहां पे भी मैं ऐसे राइट लगाऊंगा मतलब वो जीतेगा, और ये जीतेगा मतलब ये क्या होगा, ये भी जीतेगा क्या, हारेगा। ठीक। पुलकेशिन द्वितीय पुल में खड़े होकर दमादम मारा था, नर्मदा नदी के ऊपर पुल, याद रखना। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है भारतीय इतिहास, बस सोना नहीं है आपको, जागना है। रुद्र दामन, देखो ये तो दामन, स्कार्फ, गिरेगा तो जुन्ना हो जाएगा। दामन गिरा तो क्या हो गया रे भाई, बरसात का महीना है, जुन्ना हो जाएगा। रुद्र दामन गिरनार है ना, ये जो है रुद्र दामन का, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में सुदर्शन झील वाली जानकारी है। सुदर्शन झील अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाता है कई बार। सुदर्शन झील की जानकारी, दामन वाला, इसके बारे में संस्कृत अभिलेख, इस वंश का या शक वंश की जानकारी, ये शक वंश का राजा है, शक नहीं करना है। कौन से वंश का राजा है, शक वंश का। दामन गिरेगा जुन्ना हो जाएगा, शक है क्या, नहीं है ना, ठीक, तो शक वंश हो जाएगा। भीतरी स्तंभ, भीतरी में क्या रहेगा, ऐसा कोई भी कांदा नहीं है जो भीतरी में नहीं होता होगा। जिमी कांदा नाम ही जिमी कांदा है, तो स्कंद यानी कांदा, कांदा कहाँ रहेगा, भीतरी में। याद करने का तरीका है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो यहाँ गुप्त रूप से रहेगा, गुप्त वंश की जानकारी मैं सबका बता दे रहा हूँ आप लोग को। इसमें 7 वाहन, कितना वाहन, 7 वाहन वंश, मतलब एक क्रम है, प्रमुख अभिलेख। हम जो भी पढ़ेंगे डीप में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि लाई लप्पा आगे पार्ट पीछे सपाट, नहीं, पूरा पढ़ेंगे। प्रयाग स्तंभ, हाथी गुफा, एहोल, जूनागढ़, भीतरी, नासिक। जैसे कई लोग बोलते हैं सर ये याद नहीं होता है हाथी, हाथी कैसे नहीं याद होगा, ध्यान से पढ़ो, हाथी याद हो जाएगा। देखो हाथी खार से आता है ना, खारवेल, हाथी घर से नहीं आता है किसी के, हाथी कहाँ से आता है, खार से आता है। हमेशा क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम, तो खारवेल, खार से क्या आएगा, हाथी आएगा, याद हुआ ना। प्रयाग यानी समुद्र मिलेगा, नदी, समुद्रगुप्त। जूना, दामन गिरेगा, जूना होगा ही। एहोल, पुल को देखो ना, दूर से होल दिखता है, कितना ठो, 2 ठो, पुलकेशिन द्वितीय। भीतरी में कांदा, नाक से बल लगाओ ना जोरदार, प्राणायाम करो। नासिक, गौतमी बलश्री, ये अभिलेख हो गए भाई। कुछ मजेदार ट्रिक्स में हम पढ़ेंगे भी इसको, लेकिन इतिहास है बहुत ही मनोरंजक सब्जेक्ट, अगर अच्छे से पढ़े तो। कहानी है, स्टोरी, हिस्ट्री ना बोल के क्या बोलो, स्टोरी। ये देखो ये क्या लिखा है, हिस्ट्री, ऐसे लिखाता है ना, क्या लिखा है, हिस्ट्री। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्टोरी। स्टोरी तो है इतिहास और कुछ नहीं है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ये हो गया अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत जान रहे हैं हम लोग, कौन सा स्रोत जान रहे हैं, पुरातात्विक, भारतीय इतिहास। अब आप देखेंगे तो कुछ इसी में, चलो मंदिर, चित्रकला और सिक्के भी बता देता हूँ, आगे धीरे धीरे समझ आते जाएगा। पुरातात्विक स्रोत चल रहा है, फिर से लिख दे रहा हूँ, पुरातात्विक सोर्स। हम अभिलेख देख चुके हैं, अब कुछ कुछ चीज़ें
ऐसे ही एक बॉक्स में बना के देख लेते हैं। जैसे अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी बोलते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। मंदिर, मूर्तिकला, यहां पे एक और कॉलम लेके सिक्के और चित्रकला। ठीक है, मंदिर समझ लेते हैं, मूर्तिकला समझ लेते हैं, सिक्के समझ लेते हैं, चित्रकला समझ लेते हैं। क्या है एक एक लाइन में बस, क्योंकि हम सोर्स पढ़ रहे हैं, ज़्यादा देर तक इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। मंदिर, देखो मंदिर बनाने की प्राचीन भारत में देखोगे तो कुषाण या गंधार शैली, पहला कुषाण या गंधार, आगे हम डीप में पढ़ेंगे कुषाण काल में। और एक था मथुरा शैली, उसी समय कनिष्क के समय में। है तो बहुत सारे, मंदिर में देखोगे तो भारत में 3 प्रकार का, नागर उत्तर भारत, एक आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, कला एवं संस्कृति का, इतिहास में ही है। नागर, बेसर, द्रविड़, नाम सुने होंगे। बेसर जो है नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। नागर उत्तर भारत, द्रविड़ दक्षिण भारत, बेसर दक्षिणापथ मध्य में। तो कुषाण या गंधार शैली और मथुरा शैली भारत में मूर्तिकला की, ये मूर्तिकला में आएगा, मैं मंदिर में बताती हूं आपको। अच्छा, क्लियर। यहां पे ऐसे समझिएगा इसको, ये यहां से ऐसे उठ जाएगा, मंदिर का यहां पे आ जाएगा, मूर्तिकला यहां पे आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से, मूर्तिकला यहां पे कुषाण या गंधार यहां आएगा, और मथुरा शैली ये यहां पे आ जाएगा भाई। और भारत में जो है मंदिर बनाने की 3 कला, क्या क्या? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये 3 शैली। नागर जो है उत्तर भारत, बेसर जो है दक्षिणापथ मध्य भारत, और द्रविड़ है दक्षिण भारत में। आगे हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में। सिक्के, अच्छा, कुषाण या गंधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनती है। इसमें भी बुद्ध की प्रतिमा, लेकिन हिंदू की भी रहेगा, और उस समय जैन धर्म, तो जैन धर्म से भी, मतलब ये मथुरा शैली में बुद्ध के साथ हिंदू भी और जैन भी। सिक्के में देखोगे तो सोने के सिक्के चले हैं बहुत सारे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? न्यूमिस्मेटिक्स। और सोने के सिक्के बस बता देता हूं, आगे हम सिक्के पूरा समझेंगे। बहुत प्रकार के सिक्के चले हैं भारत में, तांबा, पीतल, जीतल नाम से चला है, टंका, पोटीन सिक्के, शीशे के सिक्के। लेकिन मैं सोना बता देता हूँ। सोना इसलिए बता रहा हूँ, महंगा हो गया है क्योंकि अभी मार्केट में, इसलिए नहीं। सोने का सर्वप्रथम जो चलाए हैं, सर्वप्रथम यूनानी लोग, इसी को इंडो ग्रीक बोलते हैं, या इंडो बैक्टीरियाई भी बोलते हैं, बैक्टीरियाई एक ही है ना ये सब, कई बार क्वेश्चन आया है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन चलाए? इंडो ग्रीक बोलो तो भी सही, हिंद यवन बोलो तो भी सही, इंडो बैक्टीरियाई बोलो तो भी सही, सोने के सिक्के। शुद्ध आदमी कौन था? कुषाण वाले। तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं कुषाण काल वाले। यहां लिख रहा हूं सिक्के, वहां पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। सिक्के में 1 2 3, यहां पे लिखा सर्वप्रथम इंडो ग्रीक। शुद्ध रूप से पूछे एग्जाम में आपसे, कुषाण, कनिष्क शासक आएगा। और सर्वाधिक तो ज़्यादा सोना हो जाएगा तो कैसे रखोगे रे भाई? चुपे चाप रखोगे, गुप्त, लुका के रखोगे, गुप्त वंश। इंडो ग्रीक को क्या क्या नाम बोलते हैं समझ लेना। इंडो ग्रीक को इंडो बैक्टीरियाई, हिंद यवन, यूनानी शासक ऐसे बोले तो भी सही है।
चित्रकला समझिए, भारत में चित्रकला, तो सर्वप्रथम चित्रकला का उदाहरण अजंता की गुफाओं से, अजंता की गुफा। यहाँ पे जेम्स एंडरसन नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने 1819 में 19 चित्रकला खोज निकाले थे। एकदम डीप में आप लोगों को मैं भारतीय इतिहास बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अजंता की गुफाओं में प्राचीन भारत के सर्वप्रथम चित्रकला के उदाहरण, बहुत ही मनोरम चित्र है। वहाँ माता और शिशु का चित्रण किया गया है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है, नोट डाउन कर लीजिएगा रे भाई। जेम्स एंड अलेक्जेंडर नामक एक व्यक्ति है, उन्होंने 1819 में, क्या नाम बोला हूँ, जेम्स अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर 1819 में 19 चित्रकला खोज निकाले हैं, सर्वप्रथम वही खोज किया है। मतलब एक पढ़ने का एक नज़रिया बदलो इतिहास के प्रति, अब पूरा शुरू से पढ़ना है, सोर्स से लगाकर पूरा 1947 के बाद 65 तक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिमेटिक्स, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी, चित्रकला प्राचीन भारत में सबसे पहली बार अजंता की गुफाएं, उसमें खोज करता है जेम्स अलेक्जेंडर, 1819 में 19 चित्रकला ढूंढा। इसके अलावा मरणासन राजकुमारी के चित्र। वैसे अगर मंदिर में देख लो, अगर मंदिर में जाएं हम, तो मंदिर में भी 3-4 मंदिर बता देता हूँ। जैसे देखो, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार किनका है, विष्णु जी का। कानपुर का भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर टेम्पल बोलते हैं। सुल्तानगंज का, मतलब बहुत मंदिर है। मैं कहा बुद्ध की ताम्र प्रतिमा, एग्जाम में आता है इसलिए ऐसे लिखवा दे रहा हूँ इन लोग को, ताम्र मूर्ति। तो ये मंदिर जो है, बुद्ध की मूर्ति इन मंदिरों में मिला है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, देवगढ़ कहाँ है, झांसी, और झांसी कहाँ है, यूपी। कानपुर का भीतरगांव टेम्पल, सुल्तानगंज का बुद्ध की प्रतिमा वाला मंदिर है। ऐसे बहुत सारे आपको साहित्यिक स्रोत से पहले हमको जो पुरातात्विक स्रोत देखना है उसमें मिलेंगे, और साहित्यिक स्रोत में तो और मजा आएगा पढ़ने में इतिहास को। तो अब आपके पास बहुत सारा कंटेंट भी हो जाएगा। स्टार्टिंग ऐसे ही होगा भारतीय इतिहास का, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है इतिहास का पहला लेक्चर, जिसमें इतिहास अभी चालू ही नहीं हुआ है ठीक से बोलो तो हम देखें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के 2 स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक और एक है साहित्यिक। तो पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या देखे, अभिलेख, भवन, स्मारक, मंदिर, मूर्ति, सिक्के, चित्रकला, ये सब देखे हैं। तो बहुत बढ़िया से ध्यान से रिपीट करके देखो, जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, पूछो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। दूसरे लेक्चर में हम आएंगे साहित्यिक स्रोत क्या है भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का, और गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।